अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रात खासी भीग गई थी। मैंने किताब साइड टेबल पर रखी और सोने के लिए बिस्तर में घुस गया। लेटे हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ किसी ने हल्के से खिड़की पर दस्तक दी हो। मैं चौंक कर उठा और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पट खुले हुए थे और बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से देखा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मैं एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता हूँ। मेरा काम मुख्तलिफ शहरों में जाकर दुकानों से अपनी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर लेना होता है। इस दफा मैं कोयटा आया हुआ था। पूरे हफ्ते मुझे कोयटा में रहना था। कोयटा के इस होटल में पहले भी कई बार आकर ठहर चुका हूँ, इसलिए होटल के मुलाजमीन से मेरी शनासाई है। वो मेरे कयाम के दौरान मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं जब भी कोयटा आता हूँ तो इसी होटल में ठहरना पसंद करता हूँ। सज्जाद, किसी के पुकारने पर मैं उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था। मेरी नजर खिड़की की तरफ चली गई, वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बेड से उठकर खिड़की के पास आया और बाहर झांका। बाहर भी सन्नाटा था। फिर मैं दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। इस फ्लोर पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान और परेशान वापस कमरे में आ गया। जिस आवाज ने मुझे पुकारा था वो मेरी जानी पहचानी सी महसूस हुई। थोड़ी गौर करने पर मुझे याद आया ये आवाज शिराज की थी। शिराज का ख्याल जहन में आते ही मुझे झटका सा लगा और मैं दोबारा कमरे से बाहर आ गया। मेरे कदम ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाले ज़ीने की तरफ बढ़ने लगे। मैं नीचे पहुंचा तो मैनेजर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, किसी चीज की जरूरत थी तो इंटरकॉम पर बता देते, मैं भिजवा देता। अरे भाई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही चहलकदमी की गर्ज से नीचे आया हूँ। कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने मैनेजर से कहा। सर, इस वक्त तो रात के 2 बज रहे हैं। हाँ मुझे पता है, बस मुझे 5-10 मिनट के लिए बाहर जाना है। ये कहकर मैं होटल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकल आया। होटल से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे कोई नौजवान खड़ा दिखाई दिया। गौर से देखने पर मुझे महसूस हुआ वो नौजवान कोई और नहीं, शिराज ही था। मैं तेजी से उस दरख्त की जानिब बढ़ा, लेकिन जब दरख्त के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन मेरे सिवा वहां कोई होता तो दिखाई देता। मुझे शदीद हैरत हुई और मैं वापस कमरे में आकर बिस्तर में घुस गया। शिराज मेरा कजन भी था और दोस्त भी। हम दोनों की खूब गाढ़ी दोस्ती थी। हमारी दोस्ती मिसाली थी। हम यकजान 2 कालिब थे। हम दोनों ने बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ा। प्राइमरी पास करने पर शहराज ने जिस हाई स्कूल में दाखिला लिया, मैंने भी उसी में दाखिला लिया। हालांकि मेरे वालिदैन किसी और स्कूल में मुझे दाखिल कराना चाहते थे, लेकिन मेरी इज्जत के सामने मजबूर हो गए। हम हर मौजू पर बात करते। उसे सैरो तफरी का बहुत शौक था। वो मेरे साथ कई शहर घूम चुका था। आखिरी बार 1 साल पहले मेरे साथ कोयटा आया था और हमने उसी होटल में क़याम किया। यहाँ आकर शिराज बहुत खुश होता था। वो कोयटा के मशहूर मकामात की सैर करना चाहता था। पहले दिन वो मेरे साथ फील्ड में गया और शाम होने पर बहुत बोरियत महसूस करने लगा। रात का खाना हमने होटल से बाहर खाया और चहलकदमी करते हुए हम होटल पहुंच गए थे। हाँ भाई, कैसा गुजरा आज का दिन? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। एकदम बोर, शिराज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, मैंने महसूस कर लिया था, जिस तरह का हमारा काम है इसमें हमारे साथ जो भी हो वो बोर हो जाता है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारे काम में मुनाफकत बहुत ज्यादा है। दुकानदारों के पास जाने से पहले तुम उनकी बहुत बुराई कर रहे थे, मगर उनके सामने उनकी झूठी तारीफों और खुशामद पर उतर आए। ये भी भला कोई काम है? मेरे जैसा बंदा हो तो उनके मुंह पर खूब खरी खरी सुना दे, शिराज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से कहकर निकला, यार अगर हम इस तरह करने लगे तो कोई भी हमें मॉल का ऑर्डर नहीं देगा और कंपनी वाले कारकर्दगी ना दिखाने पर अलग नौकरी से बाहर करेंगे। इसलिए हमें दुकानदारों की झूठी तारीफें और खुशामदें करनी पड़ती हैं। इस तरह हमें माल के ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं और कमीशन भी अच्छा मिलता है और तरक्की भी हो जाती है, मैंने उसे बताया। मेरे नजदीक ये मुनाफकत है। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें लोगों की झूठी तारीफें करनी पड़े। अरे भाई, तुमसे कहता कौन है झूठी तारीफें करने? तुम यहाँ सैरो तफरी के लिए आए हो, खूब घूमो फिरो। देखो, कोयटा पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत शहर है। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, यहाँ घूम फिर चुके हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, सुबह होने पर सैरो तफरी के लिए निकल जाऊंगा। तुम जाकर दुकानदारों से मगजमारी करना, शिराज ने कहा। ठीक है, मैंने उसके ख्याल की तायद की। मुझे शिराज की यह तजवीज़ इसलिए पसंद आई थी कि वो कोयटा की सैर भी कर लेता
और हमें ज्यादा दिन कोयटा में क्याम भी नहीं करना पड़ता। अगली सुबह हम दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया और मैं फील्ड में निकल गया और वो घूमने। दिन भर मैं अपने काम के सिलसिले में एक दुकान से दूसरी दुकान ऑर्डर बुक करने में मसरूफ रहा। शाम होने पर मैं होटल चला आया। देखा कि शिराज बेड पर लेटा किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। मैं नहाकर जब बाथरूम से निकला उस वक्त भी वो मोबाइल पर बात कर रहा था। मैंने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दिया। बहरा चाय लेकर आया। मैंने चाय एक कप अपने लिए और दूसरा शिराज के लिए बनाया। शिराज मोबाइल पर इसी तरह बात कर रहा था जैसे उसे मेरे आने की खबर ही ना हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने टेबल बजाते हुए उससे मुखातिब किया, शिराज खैरियत है ना, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे तुम कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। शिराज ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई मुझे आए हुए तो आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, मगर ना तुम ना जाने किससे बात कर रहे हो कि तुम्हें इर्द गिर्द का होश ही नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ यार, इसे देखने के बाद किस काफिर को होश रहेगा। शिराज ने एक सर्द आह भरी। शिराज, ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या कोई हसीना तो पसंद नहीं आ गई तुम्हें? हाँ यार, ऐसी ही बात है। आज मैंने उसे देखा और बस देखता रह गया। पलकें थी कि झपकना भूल गई थी। अच्छा, कहाँ, कब देखा, कब ये हादसा हुआ? मैंने उस दिलचस्पी से पूछा। वो एक सड़क पर एक दरख्त के साए तले खड़ी थी और मैं उससे कुछ फासले पर था। फिर मैं आहिस्ता से चलता हुआ उस दरख्त के पास गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहका मारकर कहा, कहीं उसने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो थप्पड़ भी मार देती तो तुम अपना दूसरा गाल उसको पेश कर देते। अरे यार, मेरी बात तो सुन लो पूरी, फिर तबसरा करना, शिराज ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं समझ गया, तुम पर इस वक्त रोमांटिक मूड सवार है। अच्छा, आगे बताओ क्या हुआ? और फिर बेसाख्ता उसके मुंह से हंसी छूट गई। उसके हंसने पर मैं भी कुछ शर्मा गया। मैं बहुत अच्छी लग रही हूं तुम्हें, इसलिए दूर से खिसकते हुए मेरे नजदीक आ गए हो, उसने दिलकश अंदाज में कहा। यार, मैं गुमसुम उसकी तरफ देख रहा था। क्या गूंगे हो, उसने पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने घबराते हुए कहा। जब मेरे पास आने की जुर्रत कर ली है तो फिर बात करने में क्या हर्ज है, वो लड़की मुस्कुराकर बोली। मैं तुम्हारे पास आया हूं इसलिए कि, वो मेरी बात काट कर बोली, इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद आ गई हूं। हाँ, ऐसी ही बात है, शिराज ने कहा। कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अक्सर मर्द मुझे यही कहते हैं, मगर मुझे ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। ये हुस्न आर्जी है, एक दिन ढल जाएगा, उस लड़की ने कहा। शिराज बताने लगा कि मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, जिंदगी भर चाहूंगा। क्या तुम मेरे लिए अपने प्यारों को छोड़ सकते हो, उस लड़की ने पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, मैंने बेसाख्ता कहा। क्या क्या कहा तुमने, तुम सब कुछ छोड़ दोगे? मैं शिराज की बात पर सुनकर बुरी तरह चौंक कर बोला। अरे यार, तुम घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही चंद दिन तफरीह के गुजर जाएंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। शिराज, ये अपना शहर नहीं है, हम दूसरे शहर में आए हैं, किसी चक्कर में नहीं फंस जाना, मैंने उसे समझाया। मैं बच्चा नहीं हूं, अपना अच्छा और बुरा खूब समझता हूं। मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया है कि कोयटा में जो चंद दिन गुजारना है वो अच्छे गुजर जाएंगे। अभी मोबाइल पर उसी से बात कर रहा था। बातें करने का फन भी उसे खूब आता है। अपनी बातों के सहर में उसने ऐसा गम कर दिया कि तुम्हारे आने का मुझे पता ही नहीं चला, शिराज ने कहा। इसीलिए समझा रहा हूं शिराज साहब के उससे संभल कर रहना। अरे तुम तो निरे बुज़दिल हो, जरा सी बात पर घबरा जाते हो। शिराज, बात घबराने की नहीं है। मैं बहुत सफर करता हूं और सफर में देखता हूं कि लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसे पेश आते हैं। कोई अपने माल से हाथ धो बैठता है तो कोई अपनी जान से। वो तो ठीक है कि सफर में मुख्तलिफ हादसात रुनमा होते हैं, लेकिन हम डर जाएं तो फिर कोई सफर ही ना करे। शिराज, तुम अक्लमंद नौजवान हो, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, मैंने बात खत्म करते हुए कहा। मुझे मालूम था शिराज बहुत जिद्दी है, चाहे मैं लाख समझाऊं मेरी बात नहीं सुनेगा। वही करेगा जो उसके मन में आएगा। रात का खाना हमने इकट्ठे खाया और सो गए। अचानक रात 2 बजे मेरी आंख खुली। प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो रहा था। मैंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी पिया और अपनी आंखें बंद करने से पहले शिराज की तरफ देखा। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। शिराज किससे बात कर रहे थे, मैंने पूछा। उसने इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं समझ गया कि वो उसी हसीना से बात कर रहा था, इसलिए मैं दोबारा सो गया। सुबह बेदार होने पर मैंने उसे जगाया तो शिराज ने उठने से इनकार कर दिया। वो कुछ देर और सोना चाहता था। रात भर जाकर मोबाइल पर बात करने का यही अंजाम होता है। मैं फौरन तैयार होकर काम करने के लिए फील्ड में चला गया।
दिन भर काम में मसरूफ रहा और शाम में होटल वापस पहुंचा तो वहां शहराज मौजूद नहीं था। मैं समझ गया कि वो देर से सोकर उठा होगा और अब वो उसी हसीना के साथ रोमांस कर रहा होगा। रात के 8 बजे तक शहराज की वापसी ना हुई तो मुझे तशवीश हुई और मैंने मोबाइल से कॉल की। देर तक उसके मोबाइल की घंटी बजती रही। आखिर कई कॉल्स के बाद उसने कॉल रिसीव की। अरे भाई तुम फिक्र ना करो, मैं देर से आऊंगा, उसने कहा। मैंने पूछा तुम इस वक्त हो कहाँ? अरे इस वक्त मैं वहां हूं जहां किसी को खुद की भी खबर नहीं होती, फिर मुझे क्या खबर होगी, मैं कहाँ हूं। शहराज ने इस तरह कहा जैसे वो कुछ मदहोश हो। मैं अभी उससे मजीद बात करना चाहता था कि उसने कॉल काट दी। मैंने गुस्से से मोबाइल को देखा। इस वक्त सिवाय गुस्से के और मैं कर भी क्या सकता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मैं उसे अपने साथ लाया था। फिर मैं खाना खाकर बेड पर लेट गया। लेटे लेटे थकन के बायस मुझे नींद आ गई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से मेरी आंख खुल गई। मेरी नजर बेख्तियार घड़ी पर गई। रात के 2 बजे थे। मैंने दरवाजा खोला। शहराज कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो आते ही बिस्तर पर बेसुध होकर लेट गया। शहराज तुम इतनी रात गए कहाँ थे? मैंने पूछा। कहीं नहीं यार, अपनी दोस्त के साथ था, बहुत थक गया हूँ। मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, शहराज ने कहा। तुमने रात का खाना खा लिया शहराज? हाँ खा लिया है, फिलहाल मुझे सोने दो, सुबह बात करेंगे, शहराज ने बदस्तूर आंखें बंद करते हुए बेजारी से कहा। वो इस वक्त बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं भी सो गया। सुबह मैंने उसे उठाया लेकिन वो उठने को तैयार नहीं था। मेरे कई बार जगाने पर भी बेदार नहीं हुआ। आखिरी बार उठाने पर उसने गुस्से से घूर कर मुझे देखा। उसकी सुर्ख आंखें देखकर एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया। वो बोला कुछ नहीं और दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। मैं खामोशी से तैयार हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ता भी मैंने बाहर किया। मैं तमाम दिन मसरूफ रहा लेकिन मेरा जहन शहराज की तरफ अटका रहा। उसके किसी मुसीबत में फंसने की सूरत में खानदान में मुझे ही बुराई मिलनी थी कि तुम ही शहराज को कोयटा लेकर गए थे। क्या तुम उसे समझा नहीं सकते थे? उसके मुतालिक सोच सोच कर मेरा दिमाग उलझता जा रहा था कि क्या करूं, किस तरह शहराज को उस लड़की से मिलने से बाज रखूं। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें मुझे खौफजदा किए दे रही थी। न जाने क्यों मुझे उन आंखों से डर लग रहा था। हालांकि हम बचपन से एक साथ रहते चले आए थे, लेकिन कभी मुझे उसकी आंखों से इतना खौफ नहीं आया। शाम को होटल पहुंचा तो शहराज कमरे में नहीं था। मैंने कुछ देर उसका इंतजार किया। जब वो होटल नहीं पहुंचा तो मजबूरन मुझे उसके मोबाइल पर कॉल करना पड़ी, लेकिन उसने कॉल अटेंड ही नहीं की। मेरे कई बार कॉल करने पर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। मुझे शहराज पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बेबस था। मैं उन्हीं सोचों में गर्क था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। हमारी कंपनी के मैनेजर का फोन था। मैंने कॉल रिसीव की। हाँ भाई सज्जाद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, मैंने कहा। सज्जाद ऐसा करो, कल सुबह कराची के लिए रवाना हो जाओ और कराची पहुंचते ही मुझसे राब्ता करना। क्यों सर, खैरियत है ना? मैंने पूछा। हाँ, घबराने की बात नहीं, एक अर्जेंट मीटिंग है जिसमें तमाम सेल्समैन और कंपनियों को इनवाइट किया गया है। ठीक है सर, मैं सुबह ही कराची के लिए रवाना हो जाऊंगा, मैंने खुश होते हुए कहा। शहराज को यहाँ से ले जाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। मैंने रात का खाना खाकर अपना सामान पैक करना शुरू किया और मुतमईन होकर बेड पर लेट गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई। रात के जाने किस पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। शहराज लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और मुझे नजरअंदाज करता हुआ बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें उस वक्त भी सुर्ख थीं। शहराज, तुमने खाना खा लिया रात का? मैंने पूछा। हाँ खा लिया, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं छोटा बच्चा हूं कि तुम मुझे खाना खिलाओगे? तभी खाऊंगा, वो बेजारी से बोला। नहीं यार, नाराज मत हो, कंपनी से फोन आया है कि सुबह कराची के लिए रवाना हो जाओ, इसलिए तुम भी अपना सामान पैक करो, हम सुबह ही सुबह कराची के लिए निकलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम कराची जाओगे। मैं और मेरी महबूबा इसी कमरे में कुछ दिन साथ गुजारेंगे। जब मेरा दिल भर जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगा, शहराज ने कहा। अरे ये कैसे हो सकता है शहराज, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे क्यों भाई, मैं दूध पीता बच्चा हूँ जो तुम्हारे इशारों का मोहताज बनकर रहूंगा। ठीक है, हम दोनों साथ आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों साथ भी जाएं। उसने शोला बरसाती आंखों से घूर कर मुझे देखा। मैंने घर वालों से मजीद पैसे मंगवा लिए हैं और मैंने उनसे कह दिया है कि मेरी फिक्र ना करें। जब मेरा कोयटा शहर से दिल भर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्या तुमने और पैसे भी मंगवा लिए? हाँ, तुम्हें पता है ना, जब मैं जिद पर आ जाऊं तो अपनी हर बात मनवा लेता हूँ, शहराज ने कहा। और उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। शहराज के वालिद उस पर जान छिड़कते थे, इसलिए वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे।
इस बात ने शिराज की आदतों को बिगाड़ दिया था। मुझे कराची पहुंचकर उसके वालिदैन को सारी सूरत हाल से आगाह करना जरूरी था, वरना शिराज के साथ कोई भी हादसा होने की सूरत में मुझे ही इल्जाम दिया जाता। मैं सोना चाहता था कि अचानक मेरी नजर शिराज के मोबाइल पर पड़ी जो साइड टेबल पर रखा था। वो बेड पर गिरते ही गहरी नींद के मजे लूट रहा था। उसके मुंह से हल्के खराटों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने एहतियात से मोबाइल उठाया और उस पर नंबर चेक करने लगा कि इसकी किससे बात हो रही थी। एक नंबर मेरा था, दूसरा उसकी वालदा का, जबकि तीसरा किसी और का था। वो तीसरा नंबर मैंने जल्दी से अपनी डायरी में नोट करके मोबाइल वहीं रख दिया। ऐसा करते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये करना तो जरूरी था। वो नंबर नोट करके मैं मुतमईन होकर सो गया। सुबह मैं जल्दी बेदार होकर तैयार हुआ। जब मैंने शिराज को अपने जाने के लिए जगाया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ मुझे पता है तुम कराची जा रहे हो, तुम दरवाजा लॉक कर लो। मैंने कहा, क्यों, क्या कमरे में कोई डाकू घुसने वाले हैं? वो गुस्से से बोला, अरे भाई डाकू नहीं घुस रहे, लेकिन अपने सामान की हिफाजत भी तो जरूरी है ना। मैंने कहा, हाँ ठीक है बंद कर लूंगा, तुम कमरे से बाहर तो निकलो, उसने निहायत बेरुखी से कहा। मैं उसके रवैये पर जब्त करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते से फारिग होकर मैं कराची जाने के लिए गाड़ी में सवार था। मुझे शिराज के रवैये पर रह रहकर हैरत हो रही थी। हम दोनों साथ जवान हुए, बचपन भी साथ गुजारा और इकट्ठे तालीम हासिल की, लेकिन कभी उसने मेरे साथ इस तरह का रवैया नहीं रखा जैसा वो अब कर रहा था, और वो भी एक लड़की की खातिर। सच कहते हैं लोग औरत के चक्कर में अच्छे अच्छे दोस्तों से बदल जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा था। कराची पहुंचकर सबसे पहले मैंने चाचा को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और उन्हें समझाया कि वो अब उसे पैसे ना भेजें और जितनी जल्दी हो सके शिराज को फौरन कराची बुला लें। मेरे चाचा ने तवज्जो से मेरी बातों को सुना और इस तरह नजरअंदाज कर दिया कि जैसे उनके नजदीक कोई बात ही ना हो, लेकिन मैं मुतमईन था कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। कंपनी की मीटिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट दिया गया था। कंपनी पिछले 2 साल से खसारे में जा रही थी। इस खसारे को पूरा करने के लिए हमें पहले से ज्यादा मेहनत करना थी। चुनाचे हम सब सेल्समैन मतलूबा टारगेट को पूरा करने में मसरूफ हो गए। एक हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता, लेकिन शिराज कराची नहीं पहुंचा। उसने मुझे फोन करना भी गवारा नहीं किया। मैंने जब भी फोन किया उसने कॉल काट दी। मुझे उसके रवैये से बहुत दिली दुख हुआ, लेकिन वो समझदार था, अपना अच्छा बुरा खुद समझता था, इसलिए शिराज को समझाना बेवकूफी थी। मेरे समझाने पर भी उसे वही करना था जो उसके मन में आता। चाचा जान भी उसे समझाने के बजाय उसकी बातें पूरी कर रहे थे। वो जितनी रकम मंगवाता भेज देते। उन्होंने उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करके उसे बिगाड़ और दिया और जिद्दी बना दिया। 1 महीना गुजरने पर शिराज कोयटा में गायब हो गया। घर वालों से उसका राब्ता कट गया। चाचा ने होटल के मैनेजर को फोन करके असल सूरत हाल जानना चाहिए तो उसने बताया कि वो कई दिनों से परेशान था और अपने आप से बातें करता रहता था। उसके कान से मोबाइल लगा रहता। चंद दिन हुए मैनेजर के पास आया और होटल का किराया अदा करके चला गया, फिर दोबारा पलटकर नहीं आया। चाचा जान घबराए मेरे पास आए, सारी सूरत हाल बताई तो मैंने भी परेशान होकर कहा, यह तो बहुत तशवीशनाक बात है। मैंने फौरन वो नंबर जो मैंने शिराज के मोबाइल से लिया था उस पर कॉल की, लेकिन कॉल लगी ही नहीं, बल्कि जवाब आ रहा था कि हम माजरत ख्वाह हैं कि आपका राब्ता मुमकिन नहीं। यही वो नंबर था जिसकी मदद से हम शिराज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते थे। चाचा ने मुझे कोयटा चलने को कहा। मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकता था। अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर हम उनके साथ कोयटा चला गया। पुलिस स्टेशन में शिराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के हमने अपने तौर पर उसकी तलाश शुरू कर दी। हम मोबाइल कंपनी के दफ्तर भी गए और उस नंबर के मुतालिक मालूमात हासिल की। वो सिम कार्ड किसी शबाना नामी लड़की के नाम पर थी। घर का पता लेकर जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसके घर वालों की जुबानी एक अजीब सी कहानी सुनने को मिली। उनके मुताबिक शबाना 4 साल से घर से लापता हो गई थी और उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। ये बात सुनकर हमें हैरत का शदीद झटका लगा। हमने पूरा हफ्ता कोयटा में शिराज को ढूंढने में गुजार दिया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। लिहाजा हमें नाकाम होकर कराची वापस लौटना पड़ा और अब 1 साल बाद मुझे शिराज की आवाज सुनाई दी, जिस पर मैं बेचैन हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शिराज जरूर कोयटा में ही था। हो सकता है जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उसने अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए उस पर अपने अजीज रिश्तेदारों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी हो, और वो उस पर यह साबित करने के लिए कि वो उसका सच्चा प्रेमी है किसी से मुलाकात ना कर रहा हो। और आज उसने मुझे कोयटा में देख लिया और फिर खुद पर काबू ना पा सका और मुझसे मिलने चला आया। फिर इस खौफ से कहीं कि उसकी महबूबा को पता ना चल जाए, मुलाकात किए बिना ही चला गया।
वो मुझसे ज्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता था। वो जरूर मुझसे मुलाकात करने आएगा, चाहे उसे अपनी महबूबा से चुप कर ही क्यों ना आना पड़े। दूसरी रात मैं बेड पर लेटा किताब पढ़ रहा था कि फिर से मुझे शिराज की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे पुकारा था। मैं शिराज की आवाज पर बेचैन हो गया और लपक कर कमरे से बाहर निकला। राहदारी में कोई नहीं था। मैं सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरता चला गया, मगर होटल के बाहर भी वो नहीं था। मैं इधर उधर देखता आगे बढ़ता जा रहा था। न जाने वो कौन सी ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और मैं खिंचा चला जा रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये पहला मौका था कि मैं इतनी रात गए होटल से बाहर निकला था। कल भी बस चंद मिनट के लिए रात में निकला, लेकिन वापस चला गया। लेकिन आज तो मेरे पांव वापसी के लिए पलट ही नहीं रहे थे। तकरीबन आधा घंटा पैदल चलते रहने पर मेरी नजर दूर खड़े एक ह्योले पर पड़ी। मुझे लगा जैसे वो शिराज है। मैं उसके करीब जाना चाहता था कि सन्नाटे में शिराज की आवाज गूंजी, सज्जाद, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मैं एक रूह हूं जो ना तुमसे हाथ मिला सकती है, ना तुम्हें गले लगा सकती है। मैंने घबरा कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो शिराज? हाँ सज्जाद, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी सिर्फ बेचैन रूह है जो इस दुनिया में भटक रही है। मैंने पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझ बदनसीब ने तुम्हारी बातों पर अमल नहीं किया ना, ये उसी का नतीजा है, शिराज ने कहा। मैंने जिससे प्यार किया वो इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो मेरे साथ रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर जाती, मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देती। मैं घंटों रेस्टोरेंट वगैरह में उसके साथ बैठा बातें करता रहता, जबकि इर्द गिर्द बैठे लोग मुझे देखकर हंसते रहते। वो मुझे बेवकूफ समझते कि मैं अकेला बैठकर खुद से बातें कर रहा हूँ। मैं उस चुड़ैल की खूबसूरत बातों के शहर में इतना महव होता कि मुझे इर्द गिर्द का होश न रहता। उसने मेरे पैसे खूब खर्च कराए। जब मैंने उसे बताया कि मेरे अब्बू ने मजीद पैसे भेजने से इनकार किया तो वो गुस्से में आ गई और मुझे वीराने में ले जाकर अपने असली रूप और अपने भयानक चेहरे से रोशनास कराया। मैं उसे देखकर घबरा गया। फिर उसने कहकर लगाया, डर गए ना तुम्हें डरना ही चाहिए। मर्द जात बहुत धोखेबाज होती है। वो औरत को एक खिलौना समझकर खेलना चाहते हैं। मैं भी एक फरेबी मर्द के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे धोखा दिया। उस मर्द के बहकावे में आकर घर से भागने जैसा जुर्म कर बैठी। फैज मोहम्मद से मेरी मुलाकात एक पार्क में हुई। वो मुझे और मैं उसको पसंद आ गई। कई दिन एक दूसरे को देखने में निकल गए। आखिर पहल फैज मोहम्मद को करना पड़ी, एक मुख्तसर मोहब्बत नामे के जरिए। उस पर उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया। मैंने उस खत को कई बार पढ़ा। जितना उस खत को पढ़ती इतना ज्यादा लुत्फ आता। मोबाइल नंबर आने से मुझे आसानी हो गई। फिर मोबाइल पर हमारी बातों का आगाज हो गया। वो अक्सर मुझसे कहता था, शबाना, मैं तुम्हारी खातिर अपने अजीजों कारब सबको छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी लच्छेदार बातों पर मर मिटी। ये भी ना सोचा, जिन माँ बाप ने मुझे नाज और नखरों से पाला है, उनसे भला ज्यादा मुझे कौन चाह सकता है। उस हरजाई ने मुझे घर से भागकर शादी का मशवरा दिया और मैं अपने सामान के साथ घर से फरार होकर उसके साथ होटल में रहने लगी। 2 महीने साथ रहने पर भी उसने शादी नहीं की। वो मेरी इज्जत तार तार करता रहा। जब मैंने शादी के लिए जोर दिया तो एक रात सोते में मेरा गला दबाकर उसने मुझे हिला कर दिया और मेरी लाश सड़क पर फेंक दी। तब से मैं चुड़ैल के रूप में नौजवानों से अपना इंतकाम ले रही हूँ और उस वक्त तक इंतकाम लेती रहूंगी जब तक मेरी रूह को करार ना आ जाए। ये कहते हुए उस चुड़ैल ने मेरा गला दबोच लिया। मैं तड़पा, खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मजबूती से जकड़ा हुआ था और मेरी रूह जिस्म से निकलने पर ही उसने मुझे छोड़ा। उस वक्त से मेरी रूह भटक रही है। मैंने पूछा, शिराज, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह को करार कैसे आएगा? कहने लगा, यहाँ से कुछ फासले पर एक खाई है। उस खाई में मेरा ढांचा पड़ा है। तुम उस ढांचे की तदफीन करवा दो, यानी उसे दफन कर दो। इस तरह मेरी रूह को करार आ जाएगा। मैं शिराज की रूह से मजीद बातें करना चाहता था, लेकिन वो देखते ही देखते गायब हो गई। मैं वहां से चला आया। होटल में पहुंचकर मैंने चाचा को सारी तफसील बताई। शिराज की मौत की खबर ने चाचा को हिलाकर रख दिया। वो कोयटा पहुंचकर मेरे साथ शिराज की बताई हुई जगह पर पहुंचे। खाई में एक झाड़ी में हमें एक ढांचा पड़ा मिल गया जो कि शिराज का ही था। उस ढांचे को कराची लाकर हमने मुकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तदफीन और तमाम रसूमात अदा करने के 1 हफ्ते बाद मुझे शिराज ख्वाब में दिखाई दिया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन उसके पुरसुकून चेहरे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी रूह को करार आ गया है। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।